कौन शहीद कौन ढेर। नमस्कार, मैं उदय और आप देख रहे हैं जनमंच। आज हम बात करेंगे उन खबरों की जो आपको बताई तो जाती है लेकिन उनके पीछे की सच्चाई कभी नहीं बताई जाती। खबरें बताई जाती है सत्ता के नजरिए से। इन खबरों में पीड़ितों को ही खलनायक बना दिया जाता है। आपने पिछले 2 दिन पहले अखबारों में खबर पढ़ी होगी, 31 नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 2 जवान शहीद। ऐसी खबर अक्सर आपके सामने आती रहती होगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये खबरें आपको अंधेरे में रखने का काम करती है? हर बार यही भाषा, हर बार यही नैरेटिव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई जवान मरता है तो वह शहीद होता है और जब कोई आदिवासी मारा जाता है तो वह ढेर कर दिया जाता है? ऐसी भाषा क्यों और किसके लिए? भारत का अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष 1857 से लेकर 2025 तक सत्ता की भाषा यही रही है। जो उनके लिए लड़े वे वीर कहलाए और जो उनके खिलाफ लड़े आपराधिक तत्व या आतंकवादी कहलाए। इंडिया गेट उन्हीं भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ते हुए प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में मारे गए। इस पर 13,300 से अधिक भारतीय सैनिकों के नाम खुदे हैं, लेकिन वे सैनिक ब्रिटिश हुकूमत के लिए लड़े थे, न कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़े। मंगल पांडे से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह, अशफाकुल्लाह खान, ये सब अंग्रेजों की नजर में क्रिमिनल थे, आतंकवादी थे। मीडिया सत्ता का अंग नहीं है। मीडिया लोकतंत्र में चौथा स्तंभ का काम करता है। मीडिया सत्ता की जनविरोधी नीतियों को जनता के सामने लेकर जाता है और जनता की आवाज उठाकर सत्ता के कान खोलता है। अब जरा छत्तीसगढ़ के जंगलों की तरफ लौटते हैं। खबर सामने आई है कि एक और मुठभेड़, एक और सफल ऑपरेशन, 31 नक्सली ढेर कर दिए गए, 2 जवान शहीद हुए। ये 31 लोग कौन थे? इनके नाम क्या थे? क्यों इन्होंने हथियार उठाए हुए हैं? इधर सुरक्षा बलों में भर्ती होने वाले ज्यादातर जवान किसान मजदूरों के ही बेटे होते हैं और दूसरी तरफ जो आदिवासी मारे जाते हैं वे भी किसान मजदूरों के ही बेटे हैं। पर्दे के पीछे कौन है? वह ताकतवर जो इस संघर्ष से बाहर बैठकर फायदा उठा रहा है, जो कठपुतली की तरह भारतीय सत्ता को उंगली पर नचा रहा है। खनिज संपदा से भरे जंगलों पर कारपोरेट की नजर है। सरकारें और कंपनियां इसे विकास के नाम पर हड़पना चाहती है। उसकी इस लूट में बाधा बन रहे हैं वहां हजारों सालों से रह रहे आदिवासी। इसलिए आदिवासियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई पर पर्दा डालने के लिए मीडिया सत्ता के साथ खड़ा है, जबकि मीडिया को खड़ा होना चाहिए था लोकतंत्र के पक्ष में, आम जनता के पक्ष में। यह लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं है, यह लड़ाई जमीन की है, जंगल की है, जीवन की है। मेहनतकश का विचार बनाम लुटेरों के विचार के बीच संघर्ष की है। लेकिन आपको यह कभी बताया नहीं जाएगा। आदिवासी जो जल, जंगल, जमीन, पहाड़ या यूं कहे वो प्रकृति को अपना जीवन मानते हैं, उनके जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती जंगल व पहाड़ के बिना। आदिवासियों का इतिहास हजारों सालों से ही संघर्षों का इतिहास रहा है। रामायण काल से लेकर आज तक उन्होंने अपने जंगलों में किसी भी लुटेरे को घुसने नहीं दिया। प्रत्येक काल में उन्होंने लुटेरों के खिलाफ युद्ध किया व अपनी जान की कुर्बानियां दी। राजा महिषासुर से लेकर महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा तक लाखों लोगों ने अपने जंगल, धरती व पहाड़ों को बचाने के लिए जान की कुर्बानियां दी है। वर्तमान के धार्मिक नाटकों में जिनको राक्षस या असुर दिखाया गया, जिनको खुखार, जालिम, डरावना चेहरे वाला आदमखोर दिखाया गया, असल में ये ही लेखक या मीडिया की चालाकी भरी भूमिका होती है। अगर लेखक या मीडिया ईमानदार है या होता तो शांत रहने वाले असुरों के उस संघर्ष को दिखाता जो अपनी धरती, जंगल, पहाड़ बचाने के लिए लड़ रहे थे। उस दौर में भी व वर्तमान में भी मीडिया ने ईमानदारी नहीं दिखाई। अगर दिखाई होती तो प्रत्येक काल में उसका मूल्यांकन ईमानदारी से होता और वो लुटेरों को लुटेरा दिखाता
मगर वह कभी सोने के सिक्कों में तो कभी कागज के नोटों में अपनी ईमानदारी, अपने उसूल सत्ता के चरणों में न्यौछावर करता रहा है। अब वर्तमान में समझिए कि इस पूरे मामले पर किसकी क्या भूमिका है। मुख्य धारा का मीडिया क्या कर रहा है? दिन भर आपको मंदिर, मस्जिद, बॉलीवुड, क्रिकेट और चुनावी रैलियों में उलझा कर रखता है। क्या कभी आपने देखा कि कोई प्राइम टाइम डिबेट आदिवासी इलाकों में चल रहे इस अघोषित युद्ध पर हो? कोई पत्रकार जंगलों में जाकर आदिवासियों से पूछता हो कि उन्होंने बंदूक क्यों उठा रखी है? लेकिन मीडिया वो नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि मुख्य धारा के मीडिया मालिक खुद कारपोरेट होते हैं। अब मुख्य धारा के मीडिया का खेल देखिए। जब किसी जवान की मौत होती है तो मुख्य धारा का मीडिया सवाल पूछने की बजाय अंधराष्ट्रवाद की चादर ओढ़ लेता है। शव यात्रा को एक भव्य इवेंट की तरह कवर किया जाता है। रोते बिलखते माता पिता, पत्नी, बच्चे कैमरे के सामने उनके आंसू तक टीआरपी में बदल दिए जाते हैं। एक ऐसी भावनात्मक लहर बनाई जाती है जिसमें असली सवाल डूब जाते हैं। आखिर यह मौत क्यों हुई? क्या इसे टाला जा सकता था? किसकी नीतियों ने इन जवानों को मरने के लिए वहां भेजा? बहस इस पर नहीं होगी। सवाल उठाने वाले को देशद्रोही ठहराने की पूरी तैयारी रहती है ताकि सत्ता को कटघरे में खड़ा करने की कोई गुंजाइश ही न बचे। जब कोई जिंदा सैनिक या किसी शहीद जवान का परिवार सत्ता से सवाल पूछता है, बेहतर संसाधन क्यों नहीं मिले, गलत नीतियों की वजह से हमारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं, तो वही सत्ता और मीडिया जो कल तक उनकी वीरता के कसीदे पढ़ रहे थे, उन्हें देशद्रोही साबित करने में जुट जाते हैं। अचानक उनके दर्द को राजनीति से प्रेरित बता दिया जाता है। उनके गुस्से को षड्यंत्र कहा जाता है। जो कल तक राष्ट्रवाद की छवि में थे, आज उन्हें राष्ट्र विरोधी करार दिया जाता है। सत्ता को सैनिकों की लाशों पर जयकारे चाहिए, लेकिन उनके जिंदा सवाल नहीं चाहिए। राजनीतिक दलों की चुप्पी, डर या साजिश, इस पर भी हमें बात करनी चाहिए। मुख्य धारा की बड़ी पार्टियां इस मुद्दे को नहीं उठाती क्योंकि सभी बुर्जुआ पार्टियां पहले केंद्र में सत्ता में रही है या वर्तमान में किसी न किसी राज्य में सत्ता में विराजमान है या रह चुकी है। इसलिए इन पार्टियों का भी गठजोड़ कारपोरेट व साम्राज्यवादी लुटेरी पूंजी के साथ बना हुआ है। बाकी बची चुनावी कम्युनिस्ट पार्टियां, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भारत की बड़ी पार्टियों में आती है, वो भी लंबे समय तक राज्यों में सत्ता में रही है। इसलिए उसके अंदर भी कारपोरेट व साम्राज्यवादी खेमा अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। इसलिए इनकी जबान पर भी ताला लगा हुआ है, वह आंखें बंद किए हुए हैं। वहीं सीपीआई या दूसरे छोटे छोटे दल जरूर समय समय पर बयान दे देते हैं, लेकिन सवाल है क्या सिर्फ बयान देने से काम चल जाएगा? ये जरूर देखना चाहिए। बहुत से संगठन, लेखक, कलाकार या समाज के दूसरे प्रगतिशील तबके आदिवासियों के पक्ष में बोलने से सिर्फ इसलिए डर रही हैं कि कहीं सरकार उनको माओवादी या माओवादी समर्थक घोषित न कर दे, और अगर सरकार ने ये कर दिया तो लंबे समय तक जेल हो जाएगी। इसलिए चुप रहना ठीक समझते हैं। इतिहास लिखा जा रहा है, आने वाली नस्लें ईमानदारी से इस चुप्पी का मूल्यांकन करेगी, और जब मूल्यांकन होगा तो आपको इतिहास में कहां जगह मिलेगी, ये जरूर आपको सोच लेना चाहिए। आम जनता की बात करें तो उनको जहां से सूचना मिलनी चाहिए वो पूरा तंत्र ही सरकार के कंट्रोल में है। व्हाट्सएप से लेकर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुबह से रात तक जो परोसा जा रहा है वो आपके सामने ही है। आम जनता तक यह मुद्दा पहुंचता ही नहीं क्योंकि मीडिया इसे दिखाता ही नहीं। जब तक कोई खबर टीआरपी नहीं बढ़ाती, जब तक वह चुनावी फायदे के लिए उपयोगी नहीं होती, तब तक उस पर चर्चा भी नहीं हो सकती। ये हम अक्सर मीडिया में देख रहे हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के लगातार बयान सुन या पढ़ लीजिए। वो लगातार कह रहे हैं कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलियों का सफाया कर देंगे। क्या ये भाषा लोकतंत्र में सही है? क्या लोकतंत्र में संवाद का कोई मायने नहीं होता? क्या बातचीत से रास्ते नहीं खोलने चाहिए? इजराइल जो कह रहा था हमास को खत्म करके ही वापिस हटेंगे, क्या हमास को खत्म कर पाया? दोनों तरफ से नुकसान जरूर हुआ, लेकिन आखिरी में वार्ता का ही सहारा लेना पड़ा, जबकि वो अलग अलग मुल्क के लोग थे। यहाँ के मसले में तो दोनों ही एक मुल्क के लोग हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के
एक केस के सिलसिले में साफ बोल चुका है कि देश के नागरिक सरकार के बच्चे हैं, सरकार उनसे दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार कर रही है दुश्मनों जैसा व्यवहार। सरकार अभी कानूनों का, मानवाधिकारों का, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन भी दबाकर कर रही है। ऐसी खबरें अक्सर वहां से आती रहती है। जब से ये खेल वहां शुरू हुआ है, सैकड़ों गांव उजाड़ दिए गए या जला दिए गए, महिलाओं से रेप किया गया, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को मारा गया। आज हजारों आदिवासियों को सरकार के शिविरों में जबरदस्ती रखा जा रहा है। हजारों आदिवासी गांव छोड़ जंगलों में और अंदर तक चले गए हैं। वह हजारों आदिवासी जेलों में बंद कर दिए गए हैं। लेकिन हमारा मुख्य धारा का मीडिया इस पर कान, आंख सब बंद किए हुए हैं। सवाल उनसे नहीं पूछता कि अक्सर जो मुठभेड़ में मौत होती है, क्या वो माओवादी था, आदिवासी था, कोई ग्रामीण था, उस पर कभी सवाल नहीं पूछा जाता। अगर कोई सोशल मीडिया या स्वतंत्र पत्रकार इस कारपोरेट व सत्ता के गठजोड़ के खिलाफ लिखता है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। पत्रकार रुपेश कुमार पिछले 4 साल से ऐसे ही जेल में बंद है। उसने भी आदिवासी इलाकों में इस लूट के खिलाफ लिखने की कोशिश की तो उसको जेल में डाल दिया। ऐसे ही कश्मीर के पत्रकार जेल में डाले गए हैं। छत्तीसगढ़ के पत्रकार संतोष यादव, प्रभात सिंह भी लिखने के कारण जेल जा चुके हैं। अब आखिर में सवाल ये है कि हम कब तक लाशों की गिनती करते रहेंगे? कब तक सत्ता और कारपोरेट के खेल में किसान मजदूरों के बेटे मरते रहेंगे? कब तक हम सिर्फ यह देखेंगे कि कितने माओवादी मारे गए और कितने जवान शहीद हुए, लेकिन यह नहीं पूछेंगे मुख्यधारा की राजनीति, मीडिया और आम जनता सबकी चुप्पी इस हिंसा को एक सामान्य घटना बना चुकी है। जिन जंगलों में सदियों से आदिवासी रहते आए हैं उन पर अब खनन कंपनियों की नजर है और सरकार विकास के नाम पर उस जंगल जमीन को छीनने पर आमदा है। सत्ता को इस युद्ध की जरूरत है क्योंकि इससे न सिर्फ कारपोरेट को फायदा होता है बल्कि हर गोली, हर ऑपरेशन के पीछे एक राजनीतिक नैरेटिव गढ़ा जाता है। असली सवाल वही है, इस युद्ध में मर कौन रहा है और जी कौन रहा है और कौन मुनाफा कमा रहा है। जब तक यह सवाल नहीं पूछा जाएगा तब तक यह युद्ध चलता रहेगा और दोनों तरफ से मरने वाले मजदूर किसान के बच्चे ही होंगे। अगर आप सत्ता की नजर में नजर डाल सवाल पूछेंगे तो देशद्रोही साबित कर दिए जाएंगे। लेकिन इतिहास में आपका नाम ऐसे इंसान के तौर पर लिखा जाएगा, ऐसा इंसान जो इस धरती को बचाने के लिए धरती को खत्म करने वाले कारपोरेट के खिलाफ सवाल पूछ रहा था। जनमंच सवाल पूछता रहेगा, आप भी पूछिए। एक बार फिर हाजिर होंगे किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।